नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जैसा कि डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। और चैनल आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आपने कोई कुछ नया चीज़ सीखा और नया कुछ जाना तो दोस्तों आज हम नेशनल सिक्योरिटी में सबसे पहले हम आपको बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी होता क्या है। नेशनल सिक्योरिटी हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में एक टर्म है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में जो टर्म है, ये सबसे पहले चीज़ किस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है, हमारे सोवरेनिटी को। यानी कि हर स्टेट जो है वो सोवरेन होता है, और सोवरेनिटी होता है यानी कि इंटरनल सोवरेनिटी होता है और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। तो दोनों को प्रोटेक्शन चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बाहरी लोगों से बात करें, हमें अंदरूनी लोगों से भी जो होता है डर होता है। यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस भी लोग करते हैं, बहुत जगह पे होते हैं जहाँ पे जैसे इंडिया में है, माओइज्म है, माओइस्ट लोग हैं, या फिर जो है कुछ उपद्रवी हैं जो इस तरह से करते हैं। तो वो इंटरनल थ्रेट भी होता है, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हर एक स्टेट जो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो अपने टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। जैसे कि देखेंगे कि चाइना जो है हमेशा जो है इंडियन टेरिटरी को कहीं ना कहीं से कैप्चर करने के लिए कर रहा है, और पाकिस्तान का भी जो है इनिशिएटिव जो है देख सकते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, या कहीं ना कहीं जो दूसरे जोग्राफिकल में वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेरिटरियल जो है उनकी सिक्योरिटी की बात होती है। और नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि हमारे सिटीजन्स, आपको एक बता दें कि अगर आप कोई स्टेट का सिटीजन ही सेफ्टी नहीं है तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आपको एग्जांपल दिखा देते हैं कि अगर जो है अलकायदा के मेंबर्स ने, अलकायदा के ग्रुप ने जब अटैक किया था यूनाइटेड स्टेट्स पे, तो उन्होंने कितने जो है स्टेट को बर्बाद कर दिया। अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया, इराक़ को बर्बाद कर दिया, लीबिया को बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके सिटीजन सेफ नहीं हैं। तो यहाँ पे इस तरह की नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं दोनों की जगह। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को हम कैसे हम अपने आप को सेफ्टी करते हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी स्टेट वो अपने मिलिट्री को इंक्रीज करता है, या फिर आसपास के रिलेशनशिप को जो होता है वो बढ़ाता है, या फिर हम अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करते हैं। कि जैसे चाइना अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, जापान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया है। और या तो हम क्या करते हैं, कुछ कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं जो हमारे सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है, और इसी तरह जो है नेशनल सिक्योरिटी जो है इस्टेब्लिश्ड होता है। तो नेशनल सिक्योरिटी में आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पे प्रमोशन जो होता है, सिर्फ हम मिलिट्री की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट की भी बात होती है कि जो है, और इसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बचाने की बात करते हैं। आज के डेट में सारे के सारे चीज़ नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट जो है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है या जो है इंडिया में जो है वो साइबर अटैक कर रहे हैं, और बहुत सारे मनी भी जो है वो फ्रॉड के तरीके से ले रहे हैं। तो वो भी एक जो है सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे कल्चरल हेरिटेज को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है। तो यहाँ पे आज के डेट में अगर ब्रॉडर रूप में हम देखेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी को क्या क्या थ्रेट है, तो देखेंगे कि टेररिज्म हो गया है, साइबर अटैक हो गया है, और जिस तरह से हम इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो एक ग्लोबल हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। जैसे पैंडमिक आया, तो पैंडमिक जो है वो जब WHO ने डिक्लेयर किया कि जो है ना कोविड-19 इज़ पैंडमिक, मतलब ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है वो हर कंट्री के लिए। तो अभी क्या किया, हर कंट्री ने अपने बॉर्डर को क्लोज कर दिया, फ्लाइट बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनके सिटीजन्स की सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेशनल सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री को खुद को बचाने के लिए। तो आपको बता देते हैं कि अगर रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो रियलिज़म के पर्सपेक्टिव से कोई स्टेट किसी का मदद नहीं करता है। स्टेट को खुद अपनी जो है जो मदद करनी होती है अपने सिक्योरिटी करने के लिए। तो यहाँ पे भी वही है, प्रोटेक्शन ऑफ सोवरेनिटी है, खुद को बचाना, डिफेंस अगेंस्ट द थ्रेट। आज के डेट में जानते हैं कि कोई भी नेबर कंट्री फ्रेंड नहीं है, जिसके कारण जो है जो थ्रेट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, या फिर ग्लोबल डोमिनेशन हो रहा है, रीजनल हेजेमनी हो रहा है। एक एक कंट्री हर एक रीजन में जो है एक पावरफुल इमर्ज होकर के दूसरे कंट्री का थ्रेट पहुंचा रहे हैं। कि जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें
एग्जाम्पल ले लेते हैं, साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है। उसमें क्या कर रहा है चाइना जो है वो क्लेम कर रहे हैं बहुत सारे कंट्री, जिसमें भी ताइवान भी है, जापान के टेरिटरी हैं, तो बहुत सारे जो हैं वो क्या हो रहे हैं कि उनके अंदर में वो शो कर रहे हैं, तो वो अगेंस्ट वो थ्रेट है। तो ये जो है उस चीज़ के लिए कैसे बचाव करेंगे, तो या तो हम अपने मिलिट्री को इंक्रीज करेंगे, या तो मिलिट्री के एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेंगे, या फिर हम आर्म्स को इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से क्या करते हैं कि हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, जो एग्रेशन से करते हैं, टेररिज्म से करते हैं, साइबर अटैक से करते हैं। और ये सब करने का एकमात्र मकसद जो होता है स्टेट की सेफ्टी और सिटीजन की सेफ्टी। तो जैसा कि हमने आपको बता दिया कि जो हर स्टेट का जो सिक्योरिटी जो होता है, नेशनल सिक्योरिटी, वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से जो है जुड़ा हुआ होता है। यानी कि कोई भी कंट्री खर्च नहीं कर सकता है जब तक वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एलाई बना सकते हैं, यानी कि आसपास के कंट्री को मिला जुला करके कर सकते हैं। तो आज के डेट में हम देखेंगे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ एलाई बनाने का जो है वो दौर जो पहले था वो आज के डेट में भी है। जैसे G8 है, G10 है, G20 है, G22 है, इस तरह से ग्रुप जो बन रहे हैं वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का देन है। यानी कि आस पास में फ्री ट्रेड करेंगे और हम अपने आप को मजबूत बनाएंगे। तो हर एक कॉन्टिनेंट में हर एक देश अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के थ्रू जो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी से, नेशनल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है हर एक रीजन के लिए। इससे क्या होता है कि प्रमोशन होता है, स्टेबिलिटी होता है, यानी कि जो अगर पूरा एक वर्ल्ड सिस्टम में स्टेबिलिटी होगा तो आप देखेंगे कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अटैक नहीं करेगी। हर एक कंट्री जो सिक्योर होगा, डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिश्ड होगी, सोशल कोहेशन नहीं होगा, रूल ऑफ लॉ मेंटेन होगा, और हर कंट्री का अपना एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। आज के डेट में जो न्यू डायमेंशन ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द न्यू डायमेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, तो आप एकदम ध्यान रखिए कि न्यू डायमेंशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जो है वो है साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट जो है आज के डेट में। यानी कि आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि हर एक देश अपने आप को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर। इंडिया में आपको बता देते हैं कि हर पुलिस स्टेशन में एक नया साइबर सेल नियुक्त किया गया है, और जिससे के कारण कि वो एक जो जितने भी थ्रेट हो रहा है, जितने भी साइबर अटैक हो रहे हैं या फ्रॉड हो रहे हैं, उसको हम ये सॉल्व कर सकें। जामताड़ा सीरीज अगर आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, क्योंकि आपके जो OTP किसी न किसी तरीके से मांग करके और आपका ही बैंक अकाउंट जो है खाली कर दिए जा रहे हैं। दूसरा जो है आपको ह्यूमन कंसिडरेशंस की बात करते हैं, यानी कि अगर नेशनल सिक्योरिटी में ह्यूमैनिटेरियन जो है वो क्राइसिस हो रहा है। अगर अभी प्रेजेंट की बात करेंगे कहाँ कहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो आपको सबसे पहले बताएंगे कि जहाँ पे रोहिंग्या इशू है तो वहाँ पे जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अगर बताएंगे तो यमन में जो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अगर बताएंगे आपको कि जो है यूक्रेन में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। हम देखेंगे कि जो है गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पे अभी ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अगर वो कौन करेगा, क्योंकि वो देश सक्षम नहीं है, यहाँ पे दूसरे लोग उनकी सिक्योरिटी की बात करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल जो है इंट्रैक्शन होगा। इजराइल और अगर पैलेस्टाइन में हमास में वार हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे कि कोई नहीं, सब शांति से बैठे हुए हैं। कतर जो इनिशिएटिव कर रहा था वो भी फेल हो चुका है। यूनाइटेड नेशंस कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि यूनाइटेड नेशन में सारे US के बंदे बैठे हुए हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि कुछ नहीं हो रहा है। और अगर हम यूक्रेन और रसिया की बात करते हैं, जो वहाँ पे सिक्योरिटी इशू जो बनी हुई है, तो देखेंगे कि इसमें भी जो है जो भी पीस निगोशिएशन हो रहा है उसमें रसिया को कर ही नहीं रहे हैं इंक्लूड। तो जब रसिया को इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से शांति समझौता होगी। और उसके अलावा अगर हम आपको बात करें तो ये ह्यूमैनिटेरियन जो है ये आज के डेट में अगर कोई कंट्री जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है कोई चीज़ से, नेचुरल डिजास्टर से या हेल्थ से रिलेटेड, तो उसको मदद दूसरे देश करते हैं। तो आपको बता दें कि इंडिया में जब कोविड-19 फैला हुआ था तो इंडिया जो है बहुत सारे गरीब देशों को मेडिसिन सप्लाई कर रहा था।
क्यों सप्लाई कर रहा था? क्योंकि वो दूसरे देशों की जो है सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा था। अगर नेपाल में भूकंप आया था तो इंडियन आर्मी जो है 2 घंटे के अंदर वहाँ जा करके जो है चाय समोसा और जो है हेल्थ फैसिलिटी और कैंप प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ था। जब जो कू हुआ था, जब गवर्नमेंट बदल रही थी मालदीव में, तो हमने अपने सोल्जर्स भेज करके मालदीव के गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट किया था। 1971 में जब बांग्लादेश में जब बहुत मास किलिंग हो रही थी, तब हमने जा कर के ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन करके किया था, लोगों को वहाँ बचाया था और नया कंट्री जो है बांग्लादेश इस्टेब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन बहुत ज़रूरी है आज के डेट में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। ये हमारा ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि हर कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नेबर कंट्री को सिक्योर कर सके, ताकि नेबर कंट्रीज़ में पीस होगा तभी जा कर के पूरे कॉन्टिनेंट में पीस होगा। अब आपको बता देते हैं कि अगर यूएस जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर करता है, तो ये यूएस के लिए 3 प्रायोरिटी है जो सबसे चीज़ है। और ये 1994 में उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने रिलीज़ किया था, तो उसमें इन्हें बताया था उन्होंने कि ग्लोबल प्री मिलिट्री डोमेन्स, मतलब अगर मिलिट्री सबसे ज़्यादा किसी के पावरफुल हो तो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर हो, अगर किसी की इकोनॉमिक सबसे ज़्यादा पावरफुल हो तो वो यूएस की हो। और वो कैसे होगा? वो सिर्फ इस तरह से होगा जब हम प्रमोशन ऑफ फ्री मार्केट करेंगे या डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे कोई भी कंट्री में। तो यूएस को डेमोक्रेटिक प्रमोटर भी कहा जाता है। आपको बताते हैं क्यों डेमोक्रेसी प्रमोट करना चाहता है यूएस, ताकि उनके साथ ट्रेड रिलेशनशिप बिल्ड कर सके। ऑथोटेरियन कंट्री के साथ जो है और मोनार्कियल कंट्री के साथ और जो है डिक्टेटर कंट्री के साथ जो है ट्रेड मार्केट इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सिर्फ रूल करना चाहते हैं, न कि जो पब्लिक को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़रूरी है इस्टेब्लिश करने के लिए। अब देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो हर जगह पे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, रशिया, यूक्रेन, इंटर अमेरिका, नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सिक्योरिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए है। और हर जगह जो स्टाफ है वो डिफेंस के लिए, नॉन प्रोलिफरेशन के लिए, ग्लोबल इशू के लिए, मतलब हर इशू को यूएस डिस्कस करता है। अब नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हम पीछे थोड़े चले जाते हैं। अगर जानते हैं कि 1945 में जब हमारा यूनाइटेड नेशंस जो बन करके तैयार हुआ था, तो सब लोगों ने यही सोचा कि चलो भैया अब तो कोई वार नहीं होगा, अब पीस प्रमोशन होगा, ह्यूमन राइट्स होगा, जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगा। लेकिन सब के सब धरे रह गए। क्या सामने आया? तो कैपिटलिज्म। दूसरा क्या सामने आया? तो कम्युनिज्म। तो ये तो हमने तो पहले ही किया था कि जो समय इस्टेब्लिश किया था कि हमने अपना जो ग्रुप बनाया था, तो वो नहीं आएगा सिक्योरिटी के लिए जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया था, नीदर कैपिटलिस्ट नॉर कम्युनिस्ट। तो यहाँ पे देखेंगे कि नाटो जो है बहुत, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो फॉर्म किया था नाटो 1949 में 4 अप्रैल को, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया बहुत सारे पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको देना शुरू कर दिए कि भैया अपना मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करो और हमारे साथ जुड़ जाओ, ताकि कोई कंट्री जो है तुम पे अटैक नहीं करे। कौन कंट्री? तो यहाँ पे कम्युनिस्ट की जो बात कर रहे थे, जो 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 है यूएसएसआर आपके ऊपर अटैक ना करे। तो जब यूएस ने जब जो है अब बनाया, जो कैपिटलिस्ट जो डोमिनेशन बनाना शुरू किया, तो मिलिट्री एड प्रोवाइड किया गया, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने दिया गया। और आपको बता देते हैं कि जब हम भारत आज़ाद हुआ था तो हमने सोचा था कि चलो अब सारा कुछ सही हो गया, लेकिन यूएस जो है वो पाकिस्तान को मिलिट्री एड प्रोवाइड करने लगे, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने लगे, और इतना सारे आर्म्स उनको दे दिए हैं कि अब उनके पास इंडिया को अटैक करने के अलावा और कोई रीजन बचा नहीं। तो हम क्या करते हैं? अब इंडिया एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री था, उतने आर्म्स में स्टॉक जो है स्ट्रांग नहीं थे, तो हमको टिल्ट करना पड़ा यूएसएसआर के पास। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम उतने स्ट्रांग नहीं थे, क्योंकि हम जो है ब्रिटिश लोग जो जहाँ पे भी फाइट किए थे, तो इंडियन सोल्जर्स ही ब्रिटिश के भी यहाँ पे फाइट किए थे। तो नाटो का जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो यहाँ पे थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो बात किया कि हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि नाटो इज़ डिफेंसिव अलायंस। अब ये एक बात जो कहते हैं कि हम डिफेंसिव अलायंस से अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं,
अगर ये डिफेंस करना चाह रहा है तो इन्होंने पहले बनाया, लेकिन अगर जिनसे डर है उनको देखेंगे तो वर्साव पैक्ट जिसको यूएसएसआर ने बनाया था वो बाद में बना है। यानी कि इन द रिस्पॉन्स ऑफ नाटो दे हैव क्रिएटेड द वर्साव ट्रीटी 1955 में। तो दोस्तों अगर कोई एक ग्रुप बनता है, जैसे कि मैंने बोला कि बैलेंस ऑफ पावर में अगर एक कंट्री है तो एक कंट्री अपने आप को पावरफुल तभी शो कर सकता है जब वो अपने आप को मिलिट्री इकोनॉमिक करेगा, स्ट्रेंथ करेगा, या फिर इकोनॉमिक से स्ट्रेंथ करेगा, या तो फिर आर्म्स को बढ़ाएगा। अगर ना मिलिट्री बढ़ा सकता है, ना इकोनॉमी बढ़ा सकता है, ना आर्म्स बढ़ा सकता है, तो वो क्या करेगा कि आसपास के सारे कंट्री को अपना एलाई बनाएगा ताकि वो दूसरा जो पावरफुल कंट्री है उसको डिफेंड कर सके। तो यहाँ पे दूसरा जो पावरफुल कंट्री था वो यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर ने भी क्या किया, जो है वर्साव पैक्ट के साथ आसपास के कंट्री को मिला करके वो एक एलाई बनाना शुरू किए ताकि ये जो बैलेंस है वो मेंटेन रह सके। तो यहाँ पे देखिए जो पैक्ट है, बैलेंस है, ये मेंटेन करने के लिए किया गया। तो इन्होंने कहा कि काउंसिल ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस, और इसमें आपको बता देते हैं कि जैसे नाटो में बात किया गया था कि अगर कोई कंट्री एक कंट्री पे भी अटैक करती है, सपोज इस पे अटैक किया, तो ये सारे कंट्री मिल करके इसका बदला देंगे। तो यहाँ पे भी यही है, अगर एक कंट्री पे कोई थ्रेट आएगा तो ये सारे कंट्री मिल करके उसका रिस्पॉन्स देंगे। तो यही उसका रीज़न था। अगर आपको अब दिखाते हैं कि जो 1990s में नाटो जो था वो कहाँ तक एक्सपेंड था। यहाँ तक, ये आपका ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी है, बॉर्डर है, जो बर्लिन वॉल जो ख़त्म हो गया था। उसके बाद देखेंगे कि ये जो है ये कैपिटलिस्ट कंट्री है। टर्की नाटो का पार्ट था, तो यहाँ तक आप देखेंगे। लेकिन क्या होता है 2015 में अगर हम देखते हैं, यानी कि डिसइंटीग्रेशन यूएसएसआर का हो सकता है, ये जितने भी कंट्री जो डिसइंटीग्रेट हुए हैं वो कम्युनिज्म नहीं ज्वाइन करके जो वो कैपिटलिज्म की तरफ जो है टिल्ट किए। अब ये हम अगले लेक्चर में बताएंगे कि सोवियत यूनियन के कोलैप्स का रीज़न क्या था और क्यों लोग कम्युनिज्म से भाग रहे थे, जबकि कम्युनिज्म इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। न कैपिटलिज्म नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कैपिटलिज्म की तरफ भाग रहे थे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे अभी हम बताएंगे कि जो है यहाँ पे अगर मिलिट्री की बात करते हैं तो 2% ऑफ जीडीपी ऑन मिलिट्री क्या कौन ये यूज़ कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि कुछ कुछ कंट्री जो हैं जो अपने जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि नाटो एलाइज नॉट स्पेंडिंग द रिक्वायर्ड 2% ऑफ देयर जीडीपी जो है मिलिट्री मेजर, वो पूरा डिफेंस ऑपरेशंस के लिए कर रहे हैं ताकि क्या हो सके, सारे के सारे जो है वो सभी के सभी का सेफ्टी की बात कर सके। तो यहाँ देखेंगे कि ये सारे के सारे कंट्री कितने अपने जीडीपी का हिस्सा जो है अपने यूज़ कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें आपको इंडिया नहीं मिल पाएगा जितना है कि हम इतना ये कर रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो है मोस्टली डेवलप कंट्री और वो सब सारे जो है बहुत बड़ा हिस्सा अपना जो मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वो एक्सपेंडिचर करने के पीछे एक रीज़न था, क्योंकि अगर हम नाटो की बात करें और वर्साव की बात करें तो आपको बता देते हैं कि ये जो है ये नाटो ब्लू का है और ये जो है यूएसएसआर का वर्साव है। तो यूएसएसआर कंटिन्यू अपने हर चीज़ में यूएस से आगे थे। अगर देखेंगे तो चाहे वो आर्मी की बात हो या डिफेंसिव की बात हो या फिर टैंक की बात हो या फिर वेपन लॉन्चर की बात हो या आर्टिलरी की बात हो, तो हर चीज़ में जो यूएसएसआर जो है वो आगे था। और इसके कारण जो है यूएस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर अपना मिलिट्री पे करना पड़ा, क्योंकि उसको थ्रेट था। और यूएसएसआर का कोलैप्स होने का रीज़न भी था वही कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री का एक्सपेंडिचर करना। तो आप जब बात करेंगे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर की, यानी कि अगर 2012 का जो डाटा हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि उस समय तक क्या है, क्योंकि कोलैप्स हो चुका है। तो नाटो के जो कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ जो है वो पूरे के पूरे वर्ल्ड मिलिट्री को स्पेंडिंग कर रहे हैं। कि नाटो मेंबर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग, यानी कि अगर पूरा 70% जो मिलिट्री में स्पेंडिंग वर्ल्ड में हो रहा है वो नाटो के मेंबर ही कर रहे हैं।
जिसमें यूएस है आपका 39%, इतना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ 18.2% है, और जिसमें जापान है, यूके है, रशिया है, चाइना। देखेंगे कि रशिया सिर्फ 5.2 कर रहा है, यहाँ पे यूएस 39। अब यूएस क्यों इतना मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर कर रहा है जबकि रशिया सिर्फ 5.2 कर रहा है? तो आपको बता देते हैं कि यूएस के सोल्जर्स हर स्टेट में लगभग अफ्रीका कंट्री या वेस्ट एशिया कंट्री में हैं। क्यों? वो कह रहे हैं कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं तो वहाँ पे रेबल्स या कुछ हो जाएंगे। तो दोस्तों ये लिस्ट है, 2022 की लिस्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि ये हमने रैंकिंग का जो लिस्ट आउट किया है कि इसमें कौन कंट्री कितना स्पेंड कर रहा है। तो हम भी जो है अब नंबर में आ जाते हैं 2022 में, जो हमने जो बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किया है। तो इसमें हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। देखिए कि हम 10% जो है ऑलमोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स का। सो आप देखेंगे कि अभी जो चाइना है वो कहीं ज़्यादा रसिया से स्पेंड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी में होगा तो वो होगा रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी यूनाइटेड स्टेट और चाइना में, रशिया में नहीं होगा। तो ये आप देखेंगे कि ये क्या है, अगर कोई कंट्री अपने मिलिट्री पे इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है तो वो दूसरे कंट्री के लिए थ्रेट बन रहा है। तो उससे क्या होगा कि हर दूसरा कंट्री जो है मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करना शुरू करेगा। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आर्म्स रेस हो जाएगा। और हम अब नेशनल सिक्योरिटी की जब बात करते हैं तो एक पर्सन है बैरी बुचान, जिसको हम कभी भूल नहीं सकते। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और उसमें बैरी बुचान नहीं आ रहा है तो वो इनकम्प्लीट है। तो बैरी बुचान की जो है बहुत सारी बुक्स है जो मेरे पास भी है, अगर किसी को चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में करेंगे, अपनी ईमेल आईडी देंगे तो मैं उनको ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ कुछ जो है आर्टिकल्स भी हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं। तो उन्होंने क्या कहा, बैरी बुचान ने कहा सिक्योरिटी इज़ नॉट सली अबाउट द प्रोटेक्टिंग ए नेशन। सिक्योरिटी वो नहीं है कि सिर्फ हम नेशन को प्रोटेक्ट करें सिर्फ मिलिट्री से, बट इट ऑल्सो इंक्लूड नॉन मिलिट्री इशूज सच एज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, environmental challenges, human rights and other more things। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री को लेकर के नहीं है, जो मैंने शुरू में पिक्चर जो आपको अट्रैक्ट करने के लिए लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे मिलिट्री के अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्यों नेशनल सिक्योरिटी में आ रही है? देखिए चाइना पॉल्यूशन कर रहा है। अब जैसा है कि चाइना से अगर पॉल्यूशन कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ चाइना ही झेलेगा। चाइना ये इसको चाइना अगर पॉल्यूशन करेगा तो उसको इंडिया को भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज जो है वो ग्लोबल जो है वो ग्लोबल डैमेज के होता है। इसलिए हम जो है क्लाइमेट चेंज को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। हम कोई भी चीज़ के लिए अगर एक कंट्री कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेगा तो दूसरे कंट्री को प्रॉब्लम होगा। तो बैरी बुचान का जो थ्योरी है उसको क्या सजेस्ट करता है, सिक्योरिटी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव कंडीशन बट ए प्रोसेस वेयर एक्टर्स सिक्योरिटाइज इशू ट्रांसफॉर्मिंग इनटू द सिक्योरिटी मैटर्स। तो बहुत आसानी से आपको समझ आता है कि यहाँ पे जो है कि हम इशू को जो ट्रांसफॉर्म करते हैं सिक्योरिटी मैटर्स के, कोई भी देश का कोई भी अलग मैटर्स हो सिक्योरिटी मैटर्स हो सकता है। माइनॉरिटीज़ को लेकर के हम सिक्योरिटी कर सकते हैं। जैसे अभी जनता गवर्नमेंट रोहिंग्या मुस्लिम्स को मार मार के भगा रही है, वो कहती है कि मुस्लिम हमारे लिए जो है सिक्योरिटी थ्रेट है, तो वो उनको भगा रही है। अगर बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी जो बांग्लादेश में चले गए हैं तो बांग्लादेश बोल रहे हैं कि ये हमारे लिए ह्यूमन थ्रेट है, ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेट है, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए हैं जिसका खाना भरपाई हम नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर तरह से अलग अलग सिक्योरिटी होती है। तो बैरी बुचान ने 5 तरह के जो है वो 5 सिक्योरिटी सेक्टर्स उन्होंने किया है। जो पहला मिलिट्री, दूसरा पॉलिटिकल और तीसरा इकोनॉमिक, चौथा सोसाइटल एंड पांचवा जो है इन्वायरमेंटल। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज डिस्कस्ड बाय द बैरी बुचान और वी आर हैविंग इन द इंटरनेशनल सिस्टम, then you have to explain that is the first is the military and then the political, economic, societal and environmental। तो ध्यान रखिएगा, हम आपको पहले भी एग्जाम्पल दे चुके थे। अलकायदा ने जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब अटैक किया
तो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो होगा, एक सिक्योरिटी होल हो गया जो यूनाइटेड स्टेट्स की सिक्योरिटी, जो सबसे सिक्योर कंट्री माना जाता था, उसी के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अटैक कर दिया गया। तो यूएस जो है वो शांत तो नहीं रहेगा कि उसके 3,000 यानी 2,977 लोग, ऑलमोस्ट 3,000 लोग मारे गए। तो उन्होंने जो है टारगेट किया 2001 के बाद। जो है हम देखेंगे कि कॉलेप्स जब यूएसएसआर हुआ था तो उसके बाद बहुत ही शांति का माहौल बना हुआ था, लेकिन जैसे ही 2001 का जब होता है इंसिडेंट, तो उसके बाद फिर से तबाही पूरे चारों तरफ शुरू हो जाती है। और इसमें सबसे पहले अगर टारगेट किया जाता है तो अफ़गानिस्तान को टारगेट किया जाता है, फिर उसके बाद इराक को टारगेट किया गया है। सद्दाम हुसैन जो है उनको भी टारगेट करके एक्सक्यूट कर दिया गया। हालांकि ये बलि का बकरा बने, क्योंकि जो है इनके ऊपर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम लगाया गया, WMD, जो कि साबित नहीं हुआ। और जो है आपको ये बता देते हैं कि सद्दाम हुसैन हमारे जो है इंडिया के बहुत करीबी थे। अगर सद्दाम हुसैन का जो बड़ा बेटा है उसका नाम आप जानेंगे, उसका नाम है उदय, एक हिंदी नाम है, एक हिंदू नाम है, तो वो इंदिरा गांधी ने दिया था। तो हम उस समय भी उनके साथ जो है एक मिलिट्री टाइप थे, इंडिया ईरान के साथ भी थे कि अगर कोई किसी के ऊपर थ्रेट होगा तो हम उस समय जो है रिवेंज करेंगे। तो यहाँ तो यूएस के साथ जो है जब इन्होंने डिसीजन लिया तो हम यूके और फ्रांस जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जो है वार अगेंस्ट टेररिज्म। तो देखेंगे कि 2001 से लेकर के जब उन्होंने जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश है उन्होंने डिक्लेयर किया, तब उसके बाद जा कर के जो है अफ़गानिस्तान को पूरा का पूरा जो है पूरे अच्छे बर्बाद करने के बाद जो इराक को बर्बाद किया। और उस समय जो बुश है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, आपको बता देते हैं कि उन्होंने एक्सिस ऑफ एविल कंट्री का लिस्ट बनाया, जिसमें क्यूबा है, लीबिया है, सीरिया है, ईरान है, इराक है, नॉर्थ कोरिया है। अब एक बात बता देते हैं आपको कि इसमें क्यूबा का कोई रोल नहीं था, लीबिया का कोई रोल नहीं था, सीरिया का कोई रोल नहीं था, इराक का कोई रोल नहीं था, ईरान का नहीं था, नॉर्थ कोरिया का नहीं था। यहाँ पे अफ़गानिस्तान भी एक कंट्री है, तो उसको भी जब आपको फैक्ट बताएंगे कि क्या था उसमें, तो आप जब चेक करेंगे तो उसमें जितने भी मेरे ख्याल से 19 जो टेररिस्ट थे, उसमें से 15 जो हैं वो सऊदी अरेबिया के थे सिटीजन। तो यूएस ने क्या सऊदी अरेबिया पे अटैक किया? नहीं, नहीं किया। जो जहाँ पे भी एंटी यूएस रिजीम थे वो उनको उन्होंने टारगेट किया। तो आपको बता देते हैं कि अफ़गानिस्तान को तो उन्होंने बर्बाद किया ही, इराक को भी बर्बाद कर दिया, लीबिया को भी किया, और सीरिया तो अभी एक फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है जहाँ पे सभी जगह के मिलिट्री हैं। टर्की का मिलिट्री है, फ्रांस का मिलिट्री है, यूके का मिलिट्री है, सीरियन मिलिट्री है, ईरान के जो है सपोर्ट में मिलिट्री है, रशिया का मिलिट्री है। वो एक फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है सबके लिए। तो क्यों? तो रशिया जो है उसको बचाना चाहती है, और ईरान जो है एकमात्र जो दोस्त है उस पूरे कॉन्टिनेंट में जो उसको बचाना चाहती है। तो और बाकी जितने भी कंट्री हैं इस रीजन में, वो सभी कंट्री में यूएस के सोल्जर्स बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि यूएस मिलिट्री बेस की अगर बात करते हैं, इसमें कुछ कुछ कंट्री जैसे इंडिया, ये सब, तो यहाँ पे हम जॉइंट मिलिट्री की बात कर रहे हैं। ये सब कंट्री के साथ जो जॉइंट मिलिट्री की जो है वो कर रहे हैं। बाकी ये सब जो सारे कंट्री में पूरे के पूरे गढ़ हैं जो है यूएस मिलिट्री बेस है। तो आप देखिए इतने ज़्यादा यूएस मिलिट्री अगर बेस कहीं पे होंगे तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा अगर मिलिट्री पे कोई कंट्री कर रहा है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया जो यूएस है, ठीक है। लेकिन अगर आर्म्स की बात करेंगे तो रशिया सबसे ज़्यादा आर्म्स है। और आपको ये बात बता देते हैं कि ये जो आर्म्स है, ये इस इतने आर्म्स से हमारे वर्ल्ड को कम से कम 200 बार हम अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितने आर्म्स जो है डेवलप किए जा चुके हैं अभी तक। तो ये सब सारा कुछ जो शुरुआत कैसे होता है वहाँ पे, अगर हम आपकी बात कर रहे थे तो जब हम समय स्टार्ट किए थे तो मैंने बताया था कि यूएस मिलिट्री एड और ये किया था। तो उस समय जितने भी प्रेसिडेंट आप देखेंगे ना, तो वहाँ पे उस समय प्लान की बात होता है, मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान जो है सिक्योरिटी को लेकर के, यूनाइटेड स्टेट्स जो है $13 बिलियन जो है पूरे के पूरे यूरोप को बिल्ड करने के लिए उन्होंने दिया था। वर्ल्ड वार 2 होने के बाद सबसे अगर बर्बाद स्थिति में कोई कंट्री था तो वो यूरोप था।
आपको बता देते हैं। लेकिन आज के डेट में अगर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कोई है तो वो यूरोप है। क्यों है यूरोप? तो आपको इसको बता देते हैं कि यूएस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि आपको मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर नहीं करना है। आप नाटो के मेंबर हैं, हम आपका सेफ्टी सिक्योरिटी देखेंगे, आपको मिलिट्री पे नहीं खर्च करना है। आप अपने इंटरनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस कीजिए। जापान भी को भी सिक्योरिटी यूएस ने प्रोवाइड किया। तो दोस्तों, जो देश उस समय मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर नहीं किए वो आज डेवलप्ड कंट्री है। और जो देश लाइक जैसे इंडिया, पाकिस्तान, जो लगातार मिलिट्री पे स्पेंड करते रहे, जो आज डेवलपिंग कंट्री हैं। क्योंकि हमने ना एजुकेशन पे खर्च किया, ना हेल्थ पे खर्च किया, ना डेवलपमेंट पे खर्च किया। जो जितना रिक्वायरमेंट है उस पे नहीं किया। हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर होता रहा। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेबर थे वो फ्रेंड नहीं थे। और जो नेबर थे वो फ्रेंड क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको जो है मिलिट्री एड जो है यूएस प्रोवाइड कर रहा था, ताकि हम जो है अपना पूरा पैसा जो है जितने भी एग्रीकल्चर से और जो रॉ मटेरियल से हो रहा है तो उससे हम आर्म्स खरीद सकें। तो हम कहाँ से एजुकेशन और हेल्थ पे करेंगे? तो इसके के कारण जो है, और यूएस बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावरफुल कैसे था? तो आपको बता देते हैं कि उन्होंने जो है ट्रेड जो है सभी जगह फ्री करना शुरू किया, ताकि फ्री ट्रेड का बेनिफिट हो। तो वियतनाम वार तक, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जब न्यू आता है तो उससे पहले इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लास्ट तक 50% वर्ल्ड इनकम, जो 50% वर्ल्ड का इनकम सिर्फ यूएस के जा रहा था। तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे भी 50% जो मार्शल प्लान मनी जो था वो यूके को दिया गया, फ्रांस को दिया गया, वेस्ट जर्मनी को दिया गया डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 18 मोर कंट्री को उन्होंने ऑफ़र किया था उस समय। ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे कि एक ग्रुप बना गया सिक्योरिटी के कारण, यानी कि वो अपने सिक्योरिटी के लिए और भी मेंबर को इंक्लूड कर रहे थे। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी कैसे कोई देश यानी कि इंक्रीज करता है सिक्योरिटी के लिए? तो या तो अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं या इंडस्ट्री के साथ टाई अप करते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन है यानी कि उन्होंने पूरे यूरोप के हर कंट्री को मिला करके एक यूनियन बना लिया, जैसे अफ्रीकन यूनियन है उसी तरह, ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ ट्रेड करे। आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो वो आप हमको दे दें, और मेरे पास कुछ चीज़ ज़्यादा है तो हम आपको दे दें। और इसका जो बेनिफिट जो है यूएस ने उठाया था ब्रेटन वुड्स सिस्टम के थ्रू। तो ये जो तीन जो है वो ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंदर आते हैं। आईबीआरडी है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो बहुत जो है फंड जो है यूरोपियन कंट्री को दिए थे। लेकिन यही जो फंड जो है वो अफ्रीकन कंट्री को जब दे रहे थे तो उस पर इतना परसेंट इंटरेस्ट लगा के रखे थे कि वो कभी चुका ही नहीं सके। तो वो आज के डेट में क्या जानते हैं? तो वो आज के डेट में फेल्ड कंट्री के नाम से जानते हैं। ये है ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड को कंट्रोल करेगा। आज के डेट में हम डब्ल्यूटीओ के नाम से जानते हैं, आईएमएफ को आज हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जिनके पास था आज की डेट में वही वो कर रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जिस तरह से सिस्टम बनाया गया था वही सिस्टम जो है आज के डेट में सिक्योरिटी का थ्रेट बन गया। तो नॉन स्टेट एक्टर की बात करते हैं। सुपरा नेशनल अथॉरिटी होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है। अगर हम जो है टेररिस्ट को भी नॉन स्टेट एक्टर करेंगे, वो कोई एक स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं, सब जगह है। आईसीस जो है रिक्रूटमेंट हुआ था तो वर्ल्ड वाइड रिक्रूटमेंट हुआ था। तो ये सब आज के डेट में थ्रेट हैं। ग्लोबलाइजेशन जो फ्री ट्रेड जो प्रमोट कर रहा है, तो वो कैपिटलिस्ट जो कंट्री हैं उनके लिए तो वो बेनिफिट है, बट वही डेवलपिंग कंट्री जो है उनके लिए जो ग्लोबलाइजेशन क्या है, थ्रेट है। तो किसी कंट्री के लिए थ्रेट भी बन सकता है। तो जैसा आपको पहले बता चुके हैं, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके कारण अफ़गानिस्तान और इराक़ को बर्बाद किया गया। जो यूएस ने वहाँ इंटरफेयर किया और वहाँ पे रेजिम चेंज किए, अपने पपेट रेजिम को इस्टेब्लिश किया। लीबिया के साथ भी वही हुआ। अभी देखेंगे कि जितने जगह अरब रिवोल्यूशन हुए थे वो सभी जगह पे पपेट रेजिम फॉर्म किए गए, या तो वो अभी फेल्ड स्टेट है या उतने सक्सेस नहीं है। ये एक साइट है इराक़ बॉडी काउंट, अगर इसको आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आज के डेट में हम आईसिस को भी थ्रेट मानते हैं, वो सिर्फ एक कंट्री को नहीं है, अलकायदा को भी थ्रेट मानते हैं।
तो वो जो है यूएस उनको नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बना दिया, यानी कि अगर कोई पाया गया कंट्री जो टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है या फंड कर रहा है तो हम उसको बर्बाद कर देंगे। ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। और ये जहाँ तक है कि बिल्कुल ये है, यानी ये सिक्योरिटी इशू, अगर आप कोई भी चीज़ को मुद्दा को सिक्योरिटी इशू बना सकते हैं। तो दोस्तों आज ख़त्म करेंगे, और सबसे पहले आपको थैंक यू सो मच बोलेंगे जो आपने अभी तक देखा, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि हम आपके पास फिर से नया वीडियो के साथ फिर से आ जाए। थैंक यू सो मच।